आज मैं जिस मूवी को समराइज करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है रिकी स्टैन की, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे 3 शरारती बच्चे अपने सभी कांडों का इंजाम किसी इमेजिनरी पर्सन के ऊपर डाल देते हैं और उनकी ये हरकतें बच्चे से लेकर बड़े होने तक नहीं बदलती। इस सब की वजह से उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं और उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये देखने के लिए मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 3 लड़का लोगों को देख पाते हैं जो कि आज घर घर जाकर चॉकलेट्स मांग रहे होते हैं क्योंकि आज हैलोवीन नाइट है। तभी उन्हें एक घर नजर आता है जिसका मालिक उन्हें कभी भी कैंडीज नहीं देता था, इसलिए वो सोचते हैं कि आज उसे सबक सिखाया जाए। इसलिए वो अपने साथ अपने डॉगी की पोटी लाए हुए थे। उसे वो एक कपड़े के थैले में भर देते हैं और उस पर आग लगा देते हैं ताकि उस घर का मालिक बाहर आए, और जब वो उसे बुझाने के लिए उस पर पैर मारे तो सारी पोटी उस पर लग जाए। उन्होंने सोचा तो यही था, पर ऐसा होता नहीं है। उस घर का मालिक घर पर होता ही नहीं है और वो आग धीरे धीरे फैलने लगती है, जिसे देखकर उन तीनों की फट जाती है और वो उसे बुझाने की कोशिश में लग जाते हैं, पर ये उनके बस की बात नहीं होती। इसलिए वो फायर ब्रिगेड में कॉल लगाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर जाने से पहले वो अपने आप को बचाने के लिए एक चड्डी पर रिकी स्टैन की लिख देते हैं और उसे वहीं पर छोड़ देते हैं ताकि जब उन्हें वो चड्डी मिले तो सारा सब रिकी पर जाए, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बच्चे बहुत ही शैतानी करते हैं और उन सभी का इंजाम रिकी पर डाल देते हैं और खुद बच जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों दोस्त अब बड़े हो चुके हैं और उनमें से 2 की तो शादी भी हो चुकी है और एक बचा जो कि गे था, ये है डैन, और ये है उसकी वाइफ एरिन जो कि एक जर्नलिस्ट है, पर वो सिर्फ छोटी मोटी रिपोर्टिंग करती थी, उसे बड़ा काम करने को नहीं मिला था। तभी डैन को आता है रिकी का कॉल और उसे पता चलता है कि रिकी का कैंसर 4th स्टेज पर पहुंच चुका है और उसकी जान कभी भी जा सकती है। ये सुनकर डैन रिकी के पास जाने की परमिशन लेता है, जिस पर एरिन बोलती है कि तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम जेटी को भी अपने साथ ले जाओ। जी हाँ, यहाँ पर जेटी और उसकी पत्नी भी मौजूद थे। जेटी की वाइफ प्रेग्नेंट थी जिसकी डिलीवरी 5-6 दिनों में होने वाली थी, पर फिर भी वो रिकी की हालत को देखते हुए जेटी को भी उसके पास जाने को बोलती है और वो दोनों रिकी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें बाहर मिलता है उनका तीसरा दोस्त वैस, और हमें पता चलता है कि किसी को कोई भी कैंसर नहीं हुआ है। दरअसल रिकी नाम का कोई बंदा एक्चुअल में है ही नहीं, वो सिर्फ एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसका नाम लेकर वो तीनों अक्सर मजे मारने के लिए निकल जाते हैं और आज भी वो ऐसा ही कर रहे थे। वो एंजॉय करने के लिए दूसरी जगह जा रहे थे और वैस अपने पास से एक रेड कलर की नोटबुक निकालता है जिसे कि वो तीनों बाइबल बोलते हैं। इसमें वो सभी कारनामे लिखे हुए हैं जिसे कि उन्होंने रिकी स्टैनिकी का नाम लेकर किया है, और वो दूसरी सिटी पहुंच जाते हैं। वो तीनों यहाँ पर एक कॉन्सर्ट को देखने के लिए आए थे जो कि सुपर डुपर था और वो यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद वो गला गीला करने के लिए बार में आते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जॉन सीना की, जिसका की मूवी में नाम है हार्ड रॉक। ये जो था वो बड़ा अतरंगी कैरेक्टर था जो कि अनजान लोगों से फ्री ड्रिंक्स और खाना लेता था, उन्हें अपनी बातों में फंसा के, और ये वही सब उनके साथ भी करने लगता है। वो तीनों उसे ड्रिंक और खाना ऑफर करते हैं, बदले में हार्ड रॉक मिमिक्री करके दिखाता है जो कि बेहद ही बकवास होती है। अब वो तीनों उससे इरिटेट होने लगते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही चिपकू हो रहा था, इसलिए जेटी उसे साफ साफ यहाँ से दफा होने को बोल देता है और हार्ड रॉक यहाँ से चला जाता है। पर ये बात डैन को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसके पास जाता है और जेटी की तरफ से माफी मांगता है। ये देखकर हार्ड रॉक का हार्ड दिल पिघल जाता है क्योंकि कभी किसी ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। तभी उसे काले सूट में 2 लोग नजर आते हैं और हार्ड भैया यहाँ से भागने लगते हैं, पर वो जाने से पहले डैन को अपना कार्ड देता है और बोलता है कि मैं एक दिन तुम्हारे बहुत काम आऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैन अपना फोन ऑन करता है तो देखता है कि उसे उसकी पत्नी के बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए हुए हैं जिसमें लिखा था कि जेटी की वाइफ की डिलीवरी हो रही है, और डैन दौड़ते हुए जाता है और ये बात जेटी और वैस को बताता है।
ये सुनकर तीनों एयरपोर्ट की ओर भागते हैं और वापस अपने सिटी पहुंचकर उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर डिलीवरी हो रही थी। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डिलीवरी हो चुकी है और जेटी अपने बेबी को उठाकर ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है, ये बोलकर कि ऐसा करने से बेबी और उसके पापा के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। यहाँ पर वैस के बाजू में एक कीथ नाम का लड़का भी होता है जो कि वैस का बॉयफ्रेंड था। कीथ पूछता है कि तुम लोग आखिर कहाँ थे? मैंने वहाँ के हॉस्पिटल में कॉल किया था, वहाँ रिकी नाम का कोई बंदा नहीं था, क्या तुम लोग हमें सच बताओगे? तभी वह सब कुछ सच बोलने लगता है, जिसे सुनकर डैन और जेटी की फट जाती है और डैन तुरंत ही वैस की बात काटते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, रिकी हॉस्पिटल में नहीं था, उसने हमसे झूठ बोला था ताकि हम उसके पास आएं। दरअसल वो हमारे साथ पार्टी करना चाहता था, इसलिए उसने हमें बेवकूफ बनाकर बुलाया था। ये सब सुनकर जेटी की वाइफ की मम्मी को उन पर शक होने लगता है, इसलिए वो रिकी को जेटी के बच्चे के होने वाले बेबी शावर में बुलाने को बोलती है, जिसे सुनकर वो तीनों के तीनों बहाना मारने लगते हैं कि रिकी उस दिन नहीं आ सकता, उसके बहुत सारे मीटिंग्स हैं, वो बहुत बिजी रहता है। ये सुनकर जेटी की वाइफ की मदर लियोना का शक और बढ़ने लगता है और वो बोलती है कि मुझे पहले से पता था कि रिकी नाम का कोई आदमी है ही नहीं, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। अब डैन समझ चुका था कि वो फंस चुके हैं, इसलिए वो रिकी को फंक्शन में बुलाने के लिए मान जाता है। अब उन सभी की प्रॉब्लम और भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि रिकी स्टैनिकी नाम का कोई बंदा एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। वैस बोलता है कि मुझे लगता है हमें सब सच सच बता देना चाहिए, पर डैन और जेटी साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कांड किए थे जिससे बचने के लिए वो रिकी का नाम यूज करते थे और सब सच सच बता देने से उनके सारे भांडे फूट जाएंगे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हमें किसी एक्टर को हायर करना चाहिए जो रिकी की एक्टिंग करे, और वो तीनों सोचते हैं कि वो किसे हायर करें जिसे कि कोई भी जानता ना हो। तभी डैन अपने पॉकेट से हार्ड रॉक का कार्ड निकालता है और बोलता है कि हम इससे एक्टिंग करवा सकते हैं, और वो हार्ड रॉक को कॉल करते हैं और उसे अपॉइंट करते हैं। और अगले दिन वो तीनों उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि हार्ड रॉक की हालत बहुत खराब है, वो उल्टियों पे उल्टियां कर रहा है क्योंकि उसने शराब छोड़ दी है, जिसके अजीब अजीब साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। उसने शराब को सिर्फ रिकी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए छोड़ा था, क्योंकि वो अपने पूरे कैरेक्टर को फील करना चाहता था। ये सब देखकर उन तीनों की तो फट सी जाती है कि ये इस हालत में सब कुछ कैसे हैंडल करेगा, और उसे फ्रेश कराने के लिए वो वैस के घर भेजते हैं, जहाँ पर वैस हार्ड रॉक को उनकी रेड बाइबल देता है, जिसमें कि उनके सभी कांड लिखे थे जिसे कि तुम्हें याद रखना है। और ये सब पढ़ने के बाद हार्ड रॉक रिकी के कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस जाता है और वो उस फंक्शन में जाता है, जहाँ जाते ही वो छा जाता है। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है जैसे वो उन सभी को अच्छे से जानता हो। वो जेटी की मम्मी से मिलता है और उन्हें गले लगाता है और उनसे हंसी मजाक करता है जैसे वो उन्हें अच्छे से जानता हो, और वो सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो अपने कैरेक्टर में इतना घुस चुका था कि सब उसे रिकी ही समझ रहे थे, क्योंकि पहले रिकी को कभी किसी ने नहीं देखा था। ये फर्स्ट टाइम था जब वो सभी रिकी से मिल रहे थे। उस फंक्शन में डैन और जेटी के बॉस भी आए हुए थे और रिकी की उनसे बहस हो जाती है, क्योंकि रिकी को ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो लोग दूसरों को लूट कर अमीर बने हो, और डैन की बॉस की कंपनी ठीक वही करती थी। वो लोगों को स्टॉक्स में, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करती थी। शुरुआत में तो उसके बॉस को रिकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर जब वो उसके इंटेलिजेंस को दिखाता है तो वो काफी इम्प्रेस होते हैं। तभी यहाँ पर लियोना आ जाती है और वो रिकी से उसके एनजीओ के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसे शक था कि ये रिकी नहीं है, और रिकी का मुंह चौप हो जाता है। और ये देखकर लियोना खुश हो जाती है कि मुझे ये पहले से पता था। तभी रिकी बोलना शुरू करता है और उसके पूछे गए सवालों का ऐसा करारा जवाब देता है कि लियोना अपने हाथ खड़े कर लेती है। ये देखकर वो तीनों दोस्त बहुत इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि रिकी ने अपना पूरा होमवर्क करके आया था, मतलब वो रिकी की पूरी जानकारी याद करके आया था। अब फाइनली वो फंक्शन खत्म होता है और रिकी सभी को अलविदा बोल के वहाँ से चला जाता है। और अगले सवेरे डैन और जेटी के बॉस उन दोनों को
कैबिन में बुलाते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हारे दोस्त रिकी से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ, इसलिए मैंने उसे काम में रखा है। ये सुनकर उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो दोनों बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये जॉब रिकी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास यहाँ की नॉलेज नहीं है, पर उसके बॉस ने तो डिसीजन ले लिया था। इसलिए वो दोनों रिकी के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी। पर रिकी ये करने से मना कर देता है क्योंकि उसे उसकी पुरानी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो बताता है कि मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, अगर मैं वापस गया तो वो मुझे मार देंगे। अब रिकी की वजह से उन सभी की लाइफ में भी इफेक्ट पड़ने लगता है। डैन की जो वाइफ थी उसे एक बड़ा काम मिलता है, उसे रिकी स्टैनिकी की बायोग्राफी रिकॉर्ड करनी थी। वहीं दूसरी ओर रिकी उस फंक्शन में मिली एक लड़की से क्लोज होने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। अब अगले दिन एक मीटिंग होती है जहाँ पर उनका बॉस बताता है कि हमें लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी बंद होने के कगार पे आ चुकी है, मुझे इसके लिए कोई सजेशन चाहिए। जिस पर डैन बोलता है कि रिकी इस सब के बारे में ज्यादा जानता है, आप उससे क्यों नहीं पूछते हैं। वो इनडायरेक्टली रिकी को फंसाना चाहता था ताकि उसका बॉस उसे जॉब से निकाल दे। और रिकी उठकर कुछ भी यूजलेस बकवास करने लगता है जिससे उसके बॉस को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तभी रिकी बोलता है कि हमें आम आदमियों के बारे में और सोचना चाहिए, क्यों ना हम एक नॉन प्रॉफिटेबल फर्म स्टार्ट करें, इससे लोगों का भरोसा हम पे आ जाएगा। और यह आइडिया उसके बॉस को काफी पसंद आता है और वो रिकी को इस काम के लिए इंचार्ज बना देता है और डैन को उसकी मदद करने के लिए बोल देता है। और यहाँ पे डैन का वार उसी पे भारी पड़ता है। अब डैन और जेटी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, रिकी से अपना पीछा कैसे छुड़वाए। तभी रिकी वहाँ आता है। वो अपने बॉस की मीटिंग के दौरान की वीडियो उन्हें दिखाता है जिसमें बॉस की हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवाई पप्पू चूस रहे हो। ये देखकर डैन बोलता है कि तुमने सही कहा, तुम्हें ये बात बॉस को बतानी चाहिए, ये देखने में काफी वियर्ड है। ये बोलकर डैन फिर से रिकी को फंसाने की कोशिश करता है और रिकी बॉस को ये सब बताने के लिए चल देता है। और उनका बॉस डैन और जेटी को कैबिन में बुलाता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब तो रिकी गया, उसकी जॉब तो गई। पर यहाँ पर फिर से उल्टा हो जाता है। उनका बॉस इस सब के लिए डैन और जेटी को डांटने लगता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। और इस सब के बाद उनका बॉस रिकी को डैन की जगह दे देता है जिससे कि डैन की और बहुत ज्यादा खिलस्ती है और डैन रिकी को कोपचे में लेकर पीटने लगता है। पर रिकी तो रिकी था, इसलिए वो डैन को जवाब देते हुए बोलता है कि तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था और जब मैं तरक्की कर रहा हूँ तो तुम जल रहे हो। मैं तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझता था। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मेरी ये लाइफ मेरे पास्ट से बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर डैन भी रियलाइज करता है कि आखिर ये सब उसी की मर्जी से तो शुरू हुआ था, इसलिए अब वो इस सब के लिए खुद को ब्लेम करने लगता है। उसी शाम डैन वैस के साथ ड्रिंक ले रहा होता है और वैस बोलता है कि अब तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए कि तुम उन सब से झूठ बोल रहे थे। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम अक्सर अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते थे। हमें ये बात भी पता है कि इस सब का कारण तुम्हारे पिता थे जो तुम्हें मारते थे, पर मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे और साफ दिल के हो। अगर तुम ये बात एरिन को बता दोगे तो वो तुम पर भरोसा करेगी। हमें ये झूठ और लंबा नहीं खींचना चाहिए। और अगले दिन डैन अपने वाइफ के पास जाता है और उसे रिकी के बारे में पूरी सच्चाई बता देता है कि एक्चुअल में रिकी स्टैनिकी नाम का कोई एक्चुअल में बंदा है ही नहीं, वो सिर्फ एक नाम है जो कि वो अपने आप को बचाने के लिए यूज करते थे। ये सुनकर उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे ये बात पता है, तुम ही बोलते थे ना कि मैं एक अच्छी रिपोर्टर हूँ, तो मैंने रिकी के बारे में पता लगाया और मुझे पता चला कि असल में इस नाम का कोई आदमी वहाँ पर है ही नहीं। अब उनकी दिक्कतें और भी बढ़ने वाली थी क्योंकि बाकी लोगों को इसकी सच्चाई के बारे में पता नहीं था और वो सभी रिकी के डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर को देखने के लिए आए हुए थे। तभी स्टेज पे डैन आता है और उन सभी को रिकी स्टैनिकी की सच्चाई बताता है। ये सुनकर डैन का बॉस उससे बहुत गुस्सा होता है कि तुम हमसे झूठ कैसे बोल सकते हो। तभी वहाँ के मॉनिटर पे एक वीडियो चलने लगती है जिस पे कि हार्ड रॉक होता है जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है कि कैसे उसकी लाइफ पहले बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी, उसे सड़कों पे रात गुजारनी पड़ी, उसे ये भी पता नहीं होता था कि आज उसे खाना मिलेगा भी कि नहीं। वैसे तो वो एक एक्टर था
पर कोई भी उसे काम नहीं देता था। इस वजह से वो नशे में डूबते जा रहा था। तभी उसकी लाइफ में एंट्री हुई डैन की, जो कि किसी फरिश्ते की तरह मुझे इससे बाहर निकलने का मौका दिया। इस सब के कारण मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे वो सब मिल गया जो मैं चाहता था, पैसा, घर, दोस्त, परिवार, मुझसे प्यार करने वाली, और ये सब मुझे डैन की बदौलत मिला। इसलिए मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया करता हूँ। और ये कहानी सुनकर सभी लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। अब वो सभी रिकी की असलियत से रूबरू हो चुके थे, फिर भी वो सभी रिकी को पसंद कर रहे थे क्योंकि वो दिल का साफ था। और साथ ही साथ डैन और जेटी की फैमिली वाले भी उन्हें माफ कर देते हैं। तभी वहाँ पर काले सूट बूट में दो लोग आते हैं, जिन्हें देखकर हार्ड रॉक छुपने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। पर वो तो सिर्फ उसे वार्निंग दे रहे थे कि तुम अगली बार से अपने कॉन्सर्ट में जस्टिन के गाने मत गाना, तुम बहुत बेसुरा गाते हो। और मूवी के लास्ट में हम तीनों दोस्तों को देखते हैं जो कि मजे से बियर पी रहे हैं, और इसी के साथ मूवी की हैप्पी वाली एंडिंग होती है। अगर आपको ये मूवी की समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।